और बच्चों कैसे हो? बढ़िया। सारे वीडियोस देख रहे हो, अपने नोट्स खुद से बना रहे हो। अपने नोट्स खुद से बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अब तक हमने क्या तक कहाँ तक देख लिया था? सब कुछ देख लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तक सब पढ़ लिया था। इसके आगे आज से हम एक नया टॉपिक सोल्व करने जाने। यहाँ से बस 2 ही टॉपिक बचा आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस लॉ। इसमें कुल मिला के 6 या 7 वीडियो बन जाएंगे, 6 वीडियो के आसपास बनेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस लॉ मिला के। इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहाँ से 2 वीडियो बनेगा, उसके बाद गॉस लॉ के 2 या 3 वीडियो होंगे। ठीक है, अब जेईई मेंस तक का पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ वीडियोस भी ज़्यादा होंगे थोड़े। ठीक है, लेकिन अब पूरा का पूरा सिलेबस, एक एक पॉइंट जो भी हमारे जेईई मेंस के सिलेबस में है ना, सारा का सारा टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है मैंने। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग उस हिसाब से पढ़ना, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक आज का क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन के बाद ही बातें क्लियर होंगी। चलो देख लो इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट चार्ज लो, पॉइंट चार्ज लो, छोटा चार्ज। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं। ठीक, 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, ये इसका सेंटर O है। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज और उनको बहुत छोटे डिस्टेंस पर रखेंगे। मतलब यहां से एक प्लस चार्ज लिया, यहां से एक माइनस चार्ज लिया, दोनों अपोजिट होने चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिया, उनको बहुत छोटे डिस्टेंस में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻6 से लेके -7 के आसपास का डिस्टेंस, इतना कम डिस्टेंस में इसको रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 2 इक्वल एंड opposite charges, 2 equal and opposite charges, 2 equal and opposite charges separated very 2 equal and opposite point charges। ठीक है, point charges मत बोलना। 2 equal and opposite point charges separated very small distance, very small distance is called electric dipole। क्या बोलते हैं उसको? हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा NaCl। NaCl क्या होता है? Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, NaCl हो गया, HCl हो गया। तो ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ठीक है, जनरल केसेस में, केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर बात करें तो ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल लिखा है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट अगर निकाले तो हम 10⁻⁻6 मीटर से लेके 10⁻⁻10 मीटर के आसपास का डिस्टेंस होता है इन 2 चार्जों के बीच में। लेकिन दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। अच्छा जी, अब ये तो था इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं था, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया था? एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसकी एक फिजिकल क्वांटिटी थी, मैथमेटिक एक्सप्रेशन उसका था। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का था, या फिर उसकी इंटेंसिटी बोलते थे। वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का खुद का कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसके लिए क्या आता है? इसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है। क्या आता है? नाम सुना होगा पिछले साल के फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? तो यहां से देखेंगे प्लस Q चार्ज है, यह माइनस Q चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा? इन्होंने माना है कि बीच में इसका सेंटर है ना, तो इसके सेंटर से एक वाले हिस्से को इन्होंने L मान रखा है, इसके बाद वाले हिस्से को एक L मान रखा है। ठीक है, अभी साइंटिस्टों की गलती बोल सकते हैं या उनकी सोच, जो उनको उस समय समझ में आया उन्होंने वो किया। ये पूरा L ना मान के इसके इससे पहले के डिस्टेंस को L माना, इसके बाद के डिस्टेंस को L माना। इसका लॉजिक होगा कुछ। ठीक, इसका लॉजिक कभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक, तो ये है इसके सेंटर से इधर के पहले के डिस्टेंस को L, इसके सेंटर के पहले के डिस्टेंस को R। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। तो क्या है? L प्लस L2L हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है मेरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का? 2QL। ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल? ये 2L क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस है।
ना कि इनके बीच के डिस्टेंस का दोगुना नहीं। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि जो 12 लिखा है ना, तो इन दोनों के डिस्टेंस को डबल मान लेते हैं। वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इनके दोनों के डिस्टेंस के बीच का डबल नहीं है। इसके इन दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस का 2 टाइम्स नहीं है, बस क्या है, इनके दो चार्जों के बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है, 12। ठीक है, अगर ए लिखा होगा तो ए होगा, बी लिखा होगा तो बी होगा, वो पूरी उसकी वो गलती है, तो मतलब उसकी मर्जी है वो। ठीक, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा देख सकते हो, कूलम्स पर मीटर। सी के लिए कूलम्स, एल के लिए मीटर, लेंथ है ना जी, तो कूलम्स पर मीटर, ये इसका क्या है, एसआई यूनिट है। तो ये सब बातें कुछ पता होनी चाहिए आप लोगों को। यही था इलेक्ट्रिक डाइपोल, कुछ नहीं था, बस इसकी डेफिनेशन इतनी थी। ठीक, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए बोल देगा एग्जाम में, इसका डेफिनेशन खुद लिख सकते हो अपने आप से। द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of any one charge to distance between two charges। दो चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस होगा और उनके एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे याद रखना, ये जो वीडियो है आज का बोर्ड के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक 3 नंबर के डेरिवेशन यहाँ से आएगा। अब आ रहा है हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट, यहाँ से सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी डेरिवेशन है, क्योंकि अब यहाँ से जितने भी हैं सब डेरिवेशन ही होंगे। यहाँ से 2 डेरिवेशन देखेंगे, गॉस लॉ में 3-4 डेरिवेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले 3-4 लेक्चर। तो ये क्या होगा मेरा, इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मेरे पास एक Q1 चार्ज है, क्या है, मेरे पास एक Q1 चार्ज है, इसका चार्ज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 क्या है, कूलम इसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का। ठीक है, इसको एक डिस्टेंस a पे रखा गया है, जिसका पोजीशन वेक्टर है 0 0 0 0 15 मान लेता हूं। ठीक है, मेरे पास एक Q2 चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और उसको एक बी पॉइंट पे रखा गया जिसका डायमेंशन है, जिसके हमारे पोजीशन वेक्टर है -15। ये कहानी है। तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। सिंपल सी बात है, ये देखो जेड डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे अगर मैं जेड एक्सिस बनाता हूँ, ये मेरा जेड एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, और ये नहीं यहाँ पर हम रट रखा है पीछे ऊपर वाई एक्सिस होता है, जरूरी नहीं है ऊपर कोई सा भी एक्सिस होगा। जेड एक्सिस यहाँ है तो वाई एक्सिस कहीं यहाँ होगा। ठीक, ऊपर प्लस का जेड एक्सिस, नीचे यहाँ से माइनस का जेड एक्सिस, ये होगा। प्लस का 15, लेट सपोज प्लस का 15 यहाँ है, माइनस का 15 यहाँ पर है। ठीक है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, क्या है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे कितना है मेरा, प्लस वाले के पास 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पे कितना है, -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2L। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, इसमें साइन नहीं रखते हैं। अच्छा, 2L का मतलब क्या, इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस, तो 15 - 15, तो यहां से लेके यहां तक 15 हुआ। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक 15, तो 15 15 30 हो गए। डिस्टेंस कितना होगा, 30 कितना होगा डिस्टेंस, 30, ये हाँ 30 होगा। ठीक, तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, कितना आएगा 2.5, तो कितना हो जाएगा मेरा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर, ये देखो इसको वैसे लिखता हूँ 10 की पावर -7, 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना, 30 को 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 75, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर ये -6 हो जाएगा, है ना। 1 प्लस करेंगे तो पावर कम हो जाएगा, 10 की पावर 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 कूलम्स मीटर। ये क्या आ गया मेरा, डाइपोल मोमेंट आ गया। क्या आ गया इसका, डाइपोल मोमेंट। याद रखना जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने बताया नहीं अभी, जो इसका क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसका डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, कुछ ऐसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, नेगेटिव चार्ज से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो कह सकता हूं मैं प्लस के कैप, ठीक है, के कैप की तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ। ठीक, तो इस तरह से इसका डायरेक्शन लिखते हैं।
तो पॉज करके नोट कर लो, यही था इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट, और कुछ नहीं था। ठीक है, अब अलग अलग तरह क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। और पॉज करके नोट करो, ये तो एक क्वेश्चन देखा हमने, ये था अच्छा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, बोर्ड के ज्यादातर क्वेश्चन है, जेईई मेंस के भी क्वेश्चन, हर तरह क्वेश्चन ले रखे मैंने, मजा आएगा इसमें। कर लिया, चलो छोटा लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत होगा। एग्जांपल्स याद रखना, NaCl, HBr, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पोलर कंपाउंड, सब किस में आते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पिछले साल 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, 5th चैप्टर में पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक मेरे पास पॉइंट C है, वहां पे क्या है, प्लस का 2q चार्ज है। क्या है, प्लस का 2q चार्ज है। पॉइंट C के ऊपर प्लस का 2q चार्ज है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट A है, इसके पास माइनस का q चार्ज है। यहाँ पे कोई पॉइंट C है, इसके ऊपर भी माइनस का q चार्ज है। ठीक, तो बताओ इसके लिए मेरा नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसके लिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो सोच के देख सकते हो, ये देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस चीज को मैं देखो ऐसे तोड़ सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। प्लस 2q चार्ज है ना, तो इसको मैं q प्लस का और प्लस का q लिख सकता हूँ ना। 2q तो अलग अलग लिख दिया। अब देखो इसके लिए एक डाइपोल बन जाएगा, ये C पॉइंट पे नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल ये होगा। अगर मेरा ये C पॉइंट है तो इसके लिए देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट होता है। एक डाइपोल ऐसे बनेगा ड्यू टू Pa, A की वजह से। ठीक, एक डाइपोल देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर की तरफ बनेगा, है ना। देखो इसके लिए ये एक सिस्टम बन गया, ये एक सिस्टम बन गया। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये स्मॉल डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव एक डाइपोल इधर बनेगा इसी पॉइंट पे, ये मेरा P ड्यू टू C, B मान लेते हैं ना, P ड्यू टू B बनेगा। तो इन दोनों का हमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये देखो 90 डिग्री का है टोटल। पहले निकालता हूं Pa की वैल्यू क्या है, तो Pa की वैल्यू देखते हैं कितना आता है, Q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, A, यही तो होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। कितना है, A है डिस्टेंस दोनों के बीच का, और Q। PB की वैल्यू कितनी आएगी, तो ध्यान से देखोगे तो वो भी इतना ही आएगा। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं PA बोल दूं, P बोल दूं, PA इक्वल टू PB, तो इसको मैं P बोल देता हूं, PA इक्वल टू में PB, थोड़ी देर के लिए इसको मैं P बोल देता हूं। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। अब मैंने आपको शुरू से इतने सारे वीडियो पढ़ा दिए, मैंने कूलम्स लॉ में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बताया कि जब दो इक्वल चार्ज, जब दो इक्वल कंपोनेंट 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आता है कितने डिग्री पे आता है, √2p करके आता है। नहीं विश्वास तो इस बार रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला निकाल के देख लेना, p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2p इंटू p cos 90। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 है, तो यहाँ से √2p आएगा। कितना आएगा, जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा कितना बनेगा, √2p। p की वैल्यू कितनी है, QA। ये क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आसान आसान सवाल आते हैं एग्जाम में, मतलब बोर्ड में इससे ज्यादा मुश्किल क्या ही पूछेगा आपसे। मेरे पास क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं और सारे साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। LL दे रखा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक -q चार्ज है, -q चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, एक +2q चार्ज है। क्या है, +2q चार्ज है। इस पॉइंट को अगर मैं A बोलूं, B बोलूं, इसको मैं C बोलूं, तो बताओ इसके लिए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ये नेगेटिव, इसके लिए कुछ नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट, इसको तोड़ देंगे ना लाइन, +2q चार्ज है तो +q इधर, एक +q इधर मान लेंगे। इसके लिए दोनों का 2q चार्ज था, दोनों को मैंने अलग अलग करके देखा। इसके लिए इसको आधा दे दिया, एक चार्ज इसको दे दिया। ठीक है, इसके लिए टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये L जो होता है बहुत स्मॉल डिस्टेंस, क्वेश्चन में बोलेगा तुमसे। तो एक मेरा डाइपोल मोमेंट ऐसे बनेगा ड्यू टू A, इसकी वजह से बनेगा इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ ड्यू टू P। ठीक, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। कितना होगा, 60 डिग्री का। तो जो मेरा नेट डाइपोल मोमेंट आएगा समथिंग हियर आएगा, है ना, P नेट इन दोनों के बीच से आएगा। तो इसमें √3 आता है। नहीं विश्वास तो करके देख लेते हैं। पहले PA की वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये इसका है। ठीक सब एक ही में करते हैं ना। PA कितना होगा, मेरा चार्ज Q है, डिस्टेंस कितना है, L है। PB कितना होगा, सेम चार्ज Q है, डिस्टेंस L है, दोनों बराबर, इसको मैं P मान लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो इसका जो नेट आएगा मेरा कैसे आएगा, अंडर द रूट, दोनों को P मानेगा, P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, क्योंकि P इंटू P होता है। ठीक, कॉस, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, कॉस 60 1/2 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर
cos 1/2, 2 से 2 चल बसा, तो इसको मैं यहाँ ले देता हूँ, कितना आ जाएगा मेरा 3p², कितना आएगा 3p², 1 2 और एक ये 3, 3p², तो कितना आएगा मेरा √3p, p की वैल्यू कितनी है √3p की वैल्यू q है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कर लोगे, आसान है, इससे मुश्किल नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन, इससे मुश्किल बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। ठीक, पॉज करके नोट करो इसको, कर लिया। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने जा रहे हैं हम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इतना इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में अगर 100 बार अगर 10 बार पेपर बनाएगा सीबीएसई तो उसमें से 9 वाली क्वेश्चन जरूर देगा। ठीक है, ये 2 डेरिवेशन है, इसमें से एक ना एक पार्ट पक्का आता है हमेशा। ठीक है, टॉपिक का नाम डालो, बहुत इंपॉर्टेंट डाल के देखना बोर्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ on the axis of electric dipole on the axis of an electric dipole at the distance r from its center, उसके सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें वो बताना है। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेता हूं, यहाँ पर क्या है -q, यहाँ पे +q चार्ज है, 2 चार्जेस है, इसको मैं बोल देता हूं q2 q और ये भी q, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये इसका सेंटर है, वो मान लेता हूं, इधर का l है, इधर का l है। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके एक्सिस पे, तो इसका एक्सिस कहां होगा, यहां होगा, मान लेता हूं ये पॉइंट P है। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है, उसके ऊपर मुझे इस डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। मतलब बहुत आसान है, जिसने मेरे साथ देखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए तो आसान है। कैसे आसान है जी, देखो इसको मैं अगर पॉइंट B बोल दूं, ठीक है, इसको मैं पॉइंट A बोल दूं, तो इस पॉइंट B के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहां पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, अलग अलग देखेंगे। ठीक है, इसके लिए इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर क्या होगी, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा मैं Q0, ये भी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग कुछ इधर बन के आएगी। अब देखो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट आना चाहिए, तभी कर पाओगे आप ये डेरिवेशन। तो यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन के आएगा मेरा EB, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। इस चार्ज के लिए ये नेगेटिव है, ठीक है, और हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग हियर बन के आएगा, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A बन के आया। आपको ये भी पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड EB ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड A, क्यों, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, इसके बीच का डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होता है, समझ जाओगे इस चीज को। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B क्या होगा मेरा, KQ/, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल q दे रखा, ठीक है, KQ/, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, देखो यहां से लेके यहां तक r है, और लेकिन हमें डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का चाहिए EB के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, r में से अगर मैं l माइनस कर दूंगा, यहां से लेके यहां तक r था, उसमें से अगर मैं l माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा r माइनस l का स्क्वायर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का r डिस्टेंस है और ये l है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा KQ r प्लस में l का स्क्वायर। ठीक, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इसके पास, तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे कैसे निकलेंगे, देखो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, मैंने बताया था क्यों, इनके बीच का डिस्टेंस कम है, इसमें r में कुछ प्लस करके आ रहा है, इसमें r में माइनस करके आ रहा है, तो डिस्टेंस कम हुआ ना, तो डिस्टेंस कम तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ी, तो इसमें क्या माइनस करेंगे हम, EB माइनस EA, EB माइनस EA। ठीक, आगे देखते हैं, तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे निकलेगा, EB की वैल्यू क्या है, KQ/r माइनस l का स्क्वायर, माइनस में KQ/r प्लस l का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, E नेट की वैल्यू क्या होगी, यहां से KQ कॉमन निकालो, क्या निकालो, KQ कॉमन आ रहा ऊपर से, यहां पर क्या बचा 1 माइनस r माइनस l का स्क्वायर माइनस में 1/r प्लस l का स्क्वायर, यही होगा। एलसीएम लो, यहाँ पे k की वैल्यू चाहो तो पुट करो वरना मत पुट करो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, r प्लस l का स्क्वायर
और आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? बहुत आसान है। आगे देखते हैं, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो जो मेरा ई नेट निकलेगा, अब क्या निकलेगा, के क्यू, अंदर हम फॉर्मूला खोलेंगे किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ये क्या होगा मेरा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, यही होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में माइनस है यहाँ पे, ठीक है, अंदर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, यही तो होता है फॉर्मूला। नीचे क्या है, ये पावर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, आर माइनस एल का और आर प्लस एल का ओवरऑल का स्क्वायर, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर था तो कॉमन ले सकते हैं। 8वीं क्लास में सीख रहे ऐसा मैथमेटिक्स में, नहीं सीख रहा तो वो आप लोग की गलती है ना, वो पढ़ाई तो करते नहीं था 8वीं क्लास में आप लोग। अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। नीचे फॉर्मूला लगा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर ओवरऑल का स्क्वायर, ठीक है। अंदर फॉर्मूला लगा है ए माइनस बी का, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वही तो लगा है और स्क्वायर पूरे के ऊपर था, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये चल बसा, ये चल बसा। तो यहाँ पे क्या आया मेरा, के क्यू 4RL डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो डिस्टेंस एल होता है ना जनरली, चलो एक बार और कर लेते हैं। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है ट्विस्ट वाला, ये है यहाँ पर 4Q है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 को बाहर लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, 2 को बाहर, यहाँ क्या छोड़ दूंगा, 2K बच जाएगा, एक 2 को बाहर लेके आया मैं, तो 2K Q 2L, एक 2 बच जाएगा, एक 2 को बाहर ले आया तो K Q 2L। तो Q इंटू 2L क्या होता है, P के बराबर होता है ना, यहां से मैं लिख सकता हूं 2KP, लिख सकता हूं ना इस चीज को ऊपर। ऊपर क्या हो जाएगा मेरा 2KP, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, P के इक्वल होती है, ठीक। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मेरा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जो एल की वैल्यू होती है बहुत बहुत छोटी होती है, आर के कंपैरिजन में जो एल की वैल्यू होती है ना बहुत छोटी होती है, ठीक। इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। कुछ छूटा तो नहीं है ना, एक आर रहेगा ना यहाँ पर, 2KQ आर, एक आर रहेगा ना यहाँ पर, ये आर है, एल नहीं है, आर है। हाँ फॉर्मूला बना रहा था, यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, एक आर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, एक आर रह जाएगा, 2KQ RL, हाँ एल, यहाँ पे एक आर रह जाएगा, ठीक है। देखो ना यहाँ पे RL था ना, तो एल वाला फॉर्मूला बनता है तो आर तो रह जाएगा ना, इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 2KQ 2L, ठीक है। एक आर तो रह जाएगा, तो आर बनाए यहाँ पे, ठीक है। मिस्टेक हो गया भाई, माफ करना, कमेंट मत करना, ठीक, हिंट रुला दोगे ना कमेंट कर करके। तो क्या हो जाएगा, KP, आर को हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होती है जनरली, ये जो एल होता है इसके कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी आप भूल रहा हूँ, आर की पावर 4, एक आर से एक आर कटेगा तो ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी, 2KP बाय R3। इस चीज को याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो। हाँ डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ओवरऑल, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ओवरऑल इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल किधर होगा, इधर ही होगा। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, इधर की तरफ है, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कहाँ, इधर है, क्यों, क्योंकि ईवी की वैल्यू बड़ी है ओवरऑल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या आएगा, दोनों, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा जब एक्सिस का केस होगा तो, ठीक है। तो इसको नोट करो, तब तक मार्कर में थोड़ा मैं इनपुट डाल दूं, कर लिया, अच्छे से समझ करो, कोई डाउट है तो पूछो, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइंड करके देख लो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ना मतलब जब मन करे जब पूछ लेते हैं ये लोग। क्या हुआ, चल रहा है ना, हाँ 24 मिनट्स, मतलब लेंदी तो हो ही जाता है वीडियो कैसे भी करके चलो कर लिया, एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसका एक अगला पार्ट देखते हैं, इसी के ये भी डेरिवेशन है, दोनों ही डेरिवेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। देखते हैं क्या कह रहा है,
ये हमने एक्सिस पे देखा था ना, अब देखेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल या फिर इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, और उसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक, इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर पॉइंट फोर ऑन द डाइपोल मोमेंट, फॉर द डाइपोल मोमेंट फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, मतलब पूरा डेफिनेशन देख लें उसमें से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिख ही देता हूँ यार, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट a distance r from its center, ठीक है। तो लिखने में थोड़ा सा आलस आता है चलो जी, अब हमें क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, तो यहाँ पर मेरा माइनस चार्ज, यहाँ पे मेरा प्लस चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, वही ये मेरा सेंटर है, ये वाला L यहाँ से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट x है, मान लेता हूँ एक पॉइंट क्या है x है, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट x है, मुझे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताना है, वैल्यू बतानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन क्या होगा। तो अच्छा जी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है, उसके लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव होता है वो, तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पॉइंट को अगर मैं बी बोल दूं, इसको मैं अगर ए बोल दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी होगा ये, ठीक, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो इसको कहीं ऐसे रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए होगा ये, ठीक है। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा समथिंग, देखो ये वाला एंगल मान लेता हूँ थीटा, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, ठीक, ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ से जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो मेरा ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक। एक पैरेलल लाइन पे जो एंगल बनते हैं क्या होता है, थीटा इक्वल होता है ना, ये सब बातें तो पता होगी आपको यार, ठीक। तो यहाँ से मान लेता हूँ ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या है, थीटा है, ठीक। ऐसे कुछ बन के आएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो रिजल्टेंट आएगा कहीं बीच से आएगा ना जी, इसका जो रिजल्टेंट आएगा कहीं बीच से आएगा मेरा ई नेट, है ना, कहीं बीच से आएगा, तो बीच से कैसे आएगा वो देखते हैं, ये यहाँ पे समझ में आया। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो सबसे पहले पता करना हमें, इसको छोड़ते हैं अभी, ऐसे बन के आए ना, इसको ऐसे बना के देखेंगे, इसका सबसे पहले हमें ई की वैल्यू देखते हैं, ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी, के, चार्ज क्या है, क्यू है, चार्ज क्या है मेरा, क्यू है, के क्यू उनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला आर, ये एल, ये आर है, ये एल है, तो पाइथागोरस रूल लगा सकते हो इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस, ये वाला आर है, ये एल है, तो ये क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो आएगा पाइथागोरस रूल से, ठीक है, हाइपोटेनस के स्क्वायर दोनों के सम स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो यहाँ से ये आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ई ए की वैल्यू ये आएगी, ई बी की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी माफ करना, ई बी की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू, सेम वैल्यू इसकी भी यही वैल्यू होगी, ठीक है। तो अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करेंगे तो इससे क्या होगा मेरा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट से कट जाता है, और ये भी क्या आएगा मेरा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो दोनों बराबर है ना, ई ए बराबर है ई बी, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए ई मान लेता हूँ, क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो ये भी ई, ये भी ई, इसको मैं देखो यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट मान लेता हूँ एक्स था, तो एक्स पॉइंट में एक ऐसे बन रहा है, ई है ये, और एक ऐसे बन रहा है, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट समथिंग यहाँ से आएगा, इसके दो कंपोनेंट, यहाँ मान लो थीटा एंगल है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर बनेगा ये वाला, एक कंपोनेंट क्या बनेगा मेरा, इधर बनेगा, ठीक, और एक कंपोनेंट मेरा इधर बनेगा, वैसे इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा होगा, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, सॉरी ये वाला एंगल थीटा होगा, इसके भी दो कंपोनेंट इधर वाला और एक इधर बनेगा, ये क्या बनेगा मेरा, ई साइन थीटा, इधर क्या बनेगा मेरा, ई कॉस थीटा, ठीक। वैसे इसके दो कंपोनेंट ई कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा मेरा, ई साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, बीच में से जब आएगा तो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो इनके दो दो कंपोनेंट टूटेंगे, ठीक। तो ये ऐसा बनेगा, इसको मैंने यहाँ पर जूम करके दिखाया है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा भी होगा ना, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक, समझ आ रहा होगा आपको।
ठीक, तो ये कहानी होगी। अब देखो सारे ई की वैल्यू बराबर है तो ई cos थीटा भी सब में इक्वल ही होगा, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो देखो ई sin थीटा कैंसिल आउट, ई sin थीटा कैंसिल टू ई sin थीटा, ई sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा मेरा, ई नेट 2e cos थीटा, ये दोनों cos थीटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा 2e cos थीटा। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही ऐसे स्टार्ट करते जाना, बस यहाँ लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, टीचर समझते हैं चीज। ठीक है, तो कोई इसमें स्टेटमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर आता है लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तब भी चलता है। ठीक, अब लिखूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो बनेगा, इसलिए नहीं लिखते हम लोग। तो 2e की वैल्यू क्या है, KQ/r² प्लस L², यही है। अच्छा cos थीटा क्या होगा, यहां से cos थीटा निकाल सकते हो, cos थीटा क्या हो, cos थीटा निकाल सकते हो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, cos थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो L अपॉन में R, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, L अपॉन में रूट L² प्लस R², हाइपोटेन्यूस तो ये है ना, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा L, बेस की वैल्यू L, हाइपोटेन्यूस अंडर द रूट R² प्लस L²। देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या होता है 3/2, तो यहाँ से ई नेट कितना आएगा मेरा, अरे बेस सेम पावर ऐड, दोनों का बेस सेम है ना, इसकी पावर कितनी होती है, √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 1/2, तो इसका 1 पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, इसका 1/2, तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। ये सब तो आता होगा 12th क्लास में, ये सब नहीं आता तो फिर बेकार है पढ़ना। 2QL, ठीक, अच्छा 2 को पहले से देता हूँ ना मैं, 2L डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R² प्लस L² की पावर 3/2। Q2L क्या होता है, P के बराबर होता है, अभी हमने देखा था, किसके बराबर होता है, P के बराबर, तो क्या हो जाएगा मेरा KP, और ये क्या होगा मेरा R² प्लस L² की पावर 3/2। जनरली R की वैल्यू बहुत 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 बड़ी होती है L के कंपैरिजन में, तो यहाँ से मेरा क्या आता है KP/R² की पावर 3/2, 3/2 सॉल्व होगा तो KP/R³, ये क्या है मेरा ई नेट, किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे या परपेंडिकुलर पॉइंट पे। अच्छा इसमें डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर है, देखो ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना ओवरऑल, ई cos थीटा तो इधर की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। ठीक है, तो दैट इज द आंसर। ठीक है, एग्जाम में जो हमें ड्राइव करना होता है। क्लियर है, आया समझ में, मजा आया, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों डेरिवेशन। ठीक, 2-3 बार रिमाइंड करके देखो, घर पे 2-3 बार करना है इसको, यहाँ से पक्का सवाल आने वाला है एग्जाम में। कर लिया, रब करूं, ठीक है जी, आगे देखते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद एक बहुत बढ़िया धांसू न्यूमेरिकल। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लगी है जब वो हंसती है बारिश हो तुम। अच्छा हाँ चलो, बहुत मैं गाना गाता हूँ, पता है मेरे को कमेंट मत करना प्लीज। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, मैं क्या था क्वेश्चन का बताऊँ। एक क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे एक डाइपोल रखा गया है, इसके सेंटर पे क्या रखा गया है, डाइपोल रखा गया है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, क्या है डाइपोल मोमेंट P, यहाँ से इसका डिस्टेंस A है, यहाँ से इसका डिस्टेंस A है। ठीक है, तो बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा सवाल है कि बताओ इस डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है। ठीक, तो इस डाइपोल के ऊपर इस टाइम कितना फोर्स लग रहा है, हमें ये बताना है। एक बार पॉज करके सोच के देखो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत अच्छा सवाल है। मैं करूं, चलो यहाँ Q चार्ज है, यहाँ डाइपोल मोमेंट है, तो ध्यान से देखो ये डाइपोल है, डाइपोल है जी, तो डाइपोल के लिए ये पॉइंट कहां पे है, उसके एक्सिस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा है बिल्कुल सेंटर में, उसके लिए पॉइंट कहां है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में है डाइपोल, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो इसके लिए ये पॉइंट कहां है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है नहीं परपेंडिकुलर पे, यहाँ से डाइपोल ऐसे, यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसको मैं अगर A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू डाइपोल
उस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे क्या होगा मेरा, के चार्ज कितना है क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है ए का क्यूब, यही तो होता था माइनस में इक्वेटोरियल पॉइंट में, यही तो था के क्यूब बाय आर क्यूब। तो आर क्या होता है इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है ए है तो ए ले रखा हमने, बस सिंपल सी बात है। अच्छा अब हमें यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, जब मान लो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमें पता है ना कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स देखते हैं कितना लग रहा होगा। तो फोर्स एट ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो चार्ज कितना है क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू, फोर्स क्या होता है मेरा क्यू ई होता है ना, क्या होता है क्यू ई, चार्ज कितना है क्यू, ई की वैल्यू कितना है, ई की बस माइनस साइन दिखाने का है, डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, माइनस का क्या काम है, बस डायरेक्शन दिखाना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू बाय ए क्यू। तो फोर्स कितना लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाय ए क्यू, इतना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब न्यूटन का थर्ड लॉ याद करो, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर जी, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है ये पलट के इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है यही इसके ऊपर पलट के उतना ही फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा मेरा, एफ ऑन पी ड्यू टू ए कितना आएगा मेरा, के क्यू स्क्वायर बाय ए क्यूब। ठीक है, सिमिलरली बोल सकते हैं यही कहानी, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो सिमिलरली बोल सकता हूं मैं कि फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी कितना होगा, के क्यू बाय ए क्यूब। ठीक, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा पी के ऊपर, नेट फोर्स हमारा पी के हो जाएगा टू एफ के इक्वल, एफ ये वाला इसको मैं एफ बोल दूं, दोनों इक्वल है, इन दोनों को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एफ बोल दूं तो 2f, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, और सॉरी स्क्वायर है, माफ करना, इस क्यूब कहां से लिखा हुआ है, ठीक है स्क्वायर है ये। दैट इज द आंसर। इतना आसान सवाल है जेईई में आया हुआ था 2018 में, मतलब क्या ही है इसके अंदर, बस ये न्यूटन का थर्ड लॉ लगाना था इसके अंदर। ठीक है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, बस आसान था। करें, चलो जी एक और अच्छा डेरिवेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। आज तक सिर्फ एक बार आया, डेरिवेशन कभी नहीं आया, बस एक बार एग्जाम 2015 में आया था या 2016 के बोर्ड के एग्जाम में आया था, उसके बाद ही कभी क्वेश्चन आया नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली किस साल आ जाए। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने एग्जाम दिया था ना, नहीं मेरे एग्जाम से एक साल पहले, जब मैंने एग्जाम दिया उससे पहले आया था शायद, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शायद उससे ही पहले आया था, 14 या 13 में आया था शायद। इलेक्ट्रिक फील्ड at any point of, at any general point of electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, थीटा और आर, इसको हम एंगुलर पोजीशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगुलर पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। हमने इक्वेटोरियल पे देखा, परपेंडिकुलर पे देखा, क्यों देखा हमने अलग अलग, क्यों, क्योंकि इसके सवाल ज्यादा आते हैं इसलिए हमने देखा अलग अलग। अब इसका निकालेंगे, दुनिया का कोई सा ही पॉइंट पूछ लेगा ना, उसका हम 2 मिनट में निकालेंगे चुटकियों में, क्योंकि जनरल पॉइंट निकालना कोई सा भी हो, वो एक्सिस पे भी हो सकता है, इक्वेटोरियल पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, सिंपल तरीका, सिंपल रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, उनके बीच का डिस्टेंस एल ये वाला ओ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके लिए डाइपोल मोमेंट समथिंग हियर कुछ ऐसे होगा, है ना जी, इसके लिए डाइपोल मोमेंट पी के लिए कुछ ऐसे होगा। मान लेता हूं यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, क्या है, कोई पॉइंट ए, यहाँ पर मेरा पी क्यू, ये मेरा पॉइंट है, पी मत माने, एस वन एस आर, क्या है मेरा एस आर है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है। ठीक, कहाँ से, इस डाइपोल से थीटा एंगल पे ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट के ऊपर। देखो इस सवालों करने का अप्रोच देखना। अब देखो ये डाइपोल मोमेंट पी है मेरा, इस एल को मिटाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इस एस आर को भी मिटाओ, ये क्या है मेरा डाइपोल मोमेंट पी है ना, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका कोई डाइपोल मोमेंट होगा, मैंने मान लिया पी है, यहाँ लिख देता हूँ, डाइपोल मोमेंट क्या है, पी है। ठीक है, ये वाला मेरा डाइपोल मोमेंट, ठीक, ये मेरा डाइपोल मोमेंट क्या है, पी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो यहाँ से ये थीटा एंगल बना रहा है, ये मेरा पी, यहाँ से थीटा एंगल पे, तो मतलब इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, पी ई कॉस थीटा,
क्या होगा मेरा ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है ना, तो थीटा एंगल के बगल वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा। तो ये क्या होगा मेरा इधर वाला कंपोनेंट p cos थीटा। और यहाँ से 90 डिग्री पे क्या होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट p sin थीटा। याद है ना, अगर मान लो कोई p यहाँ से ऐसे है और यहाँ पे थीटा एंगल बना हुआ है लाइन से, यहाँ पे मान लो थीटा एंगल, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा p cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा p sin थीटा। यही तो होता है। देखो यहाँ से थीटा एंगल, तो ये वाला कंपोनेंट p cos थीटा, इसके जस्ट 90 डिग्री पे, इसके जस्ट 90 डिग्री पे क्या होगा मेरा p sin थीटा। यही तो होगा p cos थीटा p sin थीटा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अब इस पॉइंट के बारे में सोचो एक बार, ये जो a पॉइंट है अब सोचो। अब देखो ये वाला डाइपोल खत्म, जो बीच में डाइपोल था ना p नाम का एक डाइपोल, इसकी कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि हमने इसके क्या कर दिए कंपोनेंट तोड़ दिए। तो जब इससे कंपोनेंट तोड़ दिए तो ये वाला कहानी खत्म। अब क्या है, उसी के दो छोटे भाई भाई है, ठीक है, दोनों मिलके मतलब उसी के दो टुकड़े कर दिए। एक यहाँ पर बॉल था, उसके दो टुकड़े करके एक इधर कर दिया एक इधर कर दिया, ठीक है। उन दोनों को जोड़ूंगा तो वापस से वही चीज आ जाएगा, ठीक। तो एक इधर बन गया एक इधर बन गया। अच्छा, तो ये एक डाइपोल है। अब यहाँ पर कोई डाइपोल नहीं है, डाइपोल कहाँ है यहाँ पे। तो इस डाइपोल के लिए पॉइंट कहाँ है, इसके एक्सिस पे है। इस डाइपोल के लिए पॉइंट कहाँ है, इसके एक्सिस पे है। और इस डाइपोल के लिए पॉइंट कहाँ है, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है ना जी इसके, ये बिल्कुल इसके p cos थीटा के परपेंडिकुलर होता है p sin थीटा, है ना। देखो ना p cos थीटा p sin परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या है इसके परपेंडिकुलर, तो इसके लिए पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल एक्सिस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। अच्छा, तो एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनती है, उसी डायरेक्शन में बनती है, इधर की तरफ। कितनी होती है भाई, ये मेरा E मान लेता हूं ड्यू टू एक्सिस, ठीक, एक्सिस। इसके लिए p sin थीटा इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऐसे है, हमें पता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो मतलब डाइपोल मोमेंट ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग ऐसे, ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे। तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच से आएगा मेरा E नेट, है ना, E नेट कहीं बीच से आएगा। इसको मान लेता हूं मैं अल्फा एंगल पे आएगा वो, ठीक है। तो अल्फा एंगल के बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालना है, तो सिंपल है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या करो जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, अच्छा ये दो 90 डिग्री पे होंगे नहीं होंगे, एक ऐसे एक ऐसे, तो 90 डिग्री पे होंगे ना, यही समझ में आ रहा है। देखो इस पॉइंट को देखते हो, अगर मैं ए बोल लूं तो यहाँ पे मेरा क्या होगा p एक्सिस होगा, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा मेरा E परपेंडिकुलर होगा, P एक्सिस E परपेंडिकुलर, इसके बीच से कहीं अल्फा एंगल पे ये आएगा मेरा E नेट आएगा। तो इन दोनों का तो बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ना, तभी तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। इतना समझ में आ ही रहा होगा। चलो अब निकालते हैं हम E नेट। क्या निकालते हैं E नेट। E नेट कैसे निकलेगा, बता रखा है, जब दो कंपोनेंट 90 डिग्री पे होते हैं तो कैसे निकालते हैं। वैसे दोबारा करा देता हूं मैं, P E A का स्क्वायर प्लस में E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में 2 E A इंटू E परपेंडिकुलर इंटू cos 90। क्यों, इनके बीच का एंगल 90 है, cos 90 इज 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर द रूट E A का स्क्वायर प्लस में E परपेंडिकुलर का स्क्वायर। E A की वैल्यू कितनी होती है, E A की वैल्यू को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, E A की वैल्यू कितनी होगी, E एक्सिस पे कितना होता है, हमें पता है कि E एक्सिस पे कितना होता है 2kp बाय, इसके बीच का डिस्टेंस r ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस कितना r मान लेते हैं, r क्यूब होता है। लेकिन कब, जब डाइपोल मोमेंट p होता है। लेकिन इस केस में डाइपोल मोमेंट क्या है, p cos थीटा है ना जी। एक्सिस के लिए डाइपोल तो ये है ना, डाइपोल मोमेंट क्या है, p नहीं है, p cos थीटा है। यहाँ पर भी cos थीटा लगाएंगे, ठीक। और p परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, kp बाय r क्यूब। अच्छा, जब p होता है तब kp होता है। इस बार क्या है डाइपोल, इसके लिए p sin थीटा, इसके लिए डाइपोल क्या है p sin थीटा, तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे sin थीटा लगा दो, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा मेरा k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r का 6, यही तो होगा, स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा मेरा 4 एक्सिस वाले के लिए। अच्छा ये परपेंडिकुलर वाला पहले लिख दिया, अब क्या दिक्कत है, बस मैं संभाल लूंगा। ये परपेंडिकुलर एक्सिस वाला बाद में लिख दिया, एक्सिस वाला बाद में लिख दिया, परपेंडिकुलर पहले लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर p स्क्वायर, अच्छा इसमें साइन था ना, साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, r का पावर 6। यहां से देखो r की पावर 6 kp स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है E नेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। क्या हो जाएगा मेरा k स्क्वायर कॉमन, p स्क्वायर कॉमन, नीचे r की पावर 6 कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4
कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। इनको रूट से बाहर निकाल सकता हूं मैं, तो यहां से क्या आ जाएगा के पी बाय आर का क्यूब, अंदर क्या हो जाएगा मेरा, अंदर हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ई नेट कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से के पी बाय आर का क्यूब अंडर द रूट, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होता है मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा अभी देखेंगे, अभी डायरेक्शन की कहानी तो बाद में, ठीक। ये होता है नेट मैग्नीट्यूड होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एनी पॉइंट। अब थीटा को वैरी कर सकते हो कहीं से भी, थीटा को यहाँ से स्टार्ट करो पूरे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 7 8 9 2 लेके 360 डिग्री, कहीं पर भी निकाल सकते हो थीटा को वैरी करके, ठीक है। थीटा दिया जाएगा, घर पे ट्राई करना। परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू 90, एक्सिस के लिए cos थीटा की वैल्यू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी ऐसे, एक्सिस यही तो होगा डाइपोल मोमेंट के, यहाँ पर पॉइंट, cos थीटा की वैल्यू 0, परपेंडिकुलर के लिए cos थीटा की वैल्यू 0, P और E के बीच के पॉइंट के बीच का एंगल 90 डिग्री निकाल सकते हो, ठीक है। तो आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला आसान होगा, ये अगर आता है तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एक आसान था, पहले क्या था, एक पी कॉस पी आया था, उसके मैंने दो कंपोनेंट तोड़े, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। इस डाइपोल मोमेंट के लिए ये वाला पॉइंट इसके एक्सिस पे होगा, इसके लिए ये वाला पॉइंट इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट। एक्सिस के लिए पी कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है 2 kp r क्यूब होता है जब हमारा डाइपोल मोमेंट p होता है, लेकिन इसमें डाइपोल मोमेंट क्या है, p cos थीटा है, और यहाँ पे साइन थीटा। उसके बाद तो आसान 11वीं क्लास का न्यूमेरिकल इस प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, ठीक। चलो जी, अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। डायरेक्शन कहाँ है इसका, डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ से किसी अल्फा एंगल पे है, तो इसका देखो नेट डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, यहाँ से ऐसे था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, यहाँ से ऐसे था, और जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया, यहाँ से थीटा डिग्री ऊपर आया, फिर यहाँ से अल्फा डिग्री और ऊपर गया। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है क्या होता है, थीटा प्लस अल्फा करके आएगा। कैसे आएगा, यहाँ से डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा थीटा प्लस अल्फा डिग्री ज्यादा होगा। नेट डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा मेरा, ये नेट डायरेक्शन होगा, ठीक। इस केस में, इस केस के लिए थीटा प्लस अल्फा, थीटा की वैल्यू तुम्हें पता रहेगी, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस चीज को मैं देखो यहाँ दिखाता हूँ, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्सिस वाला ई ऐसे है, परपेंडिकुलर वाला ई ऐसे है ना, परपेंडिकुलर वाला ई ऐसे है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कुछ ऐसे सॉरी माफ करना, ई नेट ऐसे आ रहा है, ठीक, पानी लेके नहीं आया, ई नेट कुछ ऐसे आ रहा है। तो देखो ये क्या है, वेक्टर है, तो इस वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, इसको मैं यहाँ पर लाके लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। इस चीज को उठा के मैं, इस चीज को उठा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल कितना है मेरा, अल्फा है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है एक्सिस से जो ई नेट बन रहा है, एक्सिस वाले से जो ई नेट बन रहा है अल्फा एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बीच का अल्फा, इस वाले को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो एक ट्रायंगल बन के आएगा ऐसा कुछ, ई ए, ई परपेंडिकुलर और यहाँ पे मेरा ई नेट ऐसे बन के आएगा, ये वाला एंगल अल्फा। तो यहाँ से tan अल्फा क्या होगा, डायरेक्शन निकालना है तो tan निकालते हैं, 11th क्लास से सीख रखा है। अब क्यों होता है 11th क्लास के वीडियोस में समझाऊंगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही तो होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार tan अल्फा है तो tan अल्फा लेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, के पी आर क्यूब साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 2 के पी आर क्यूब कॉस थीटा। के पी से के पी मरा, आर क्यूब से आर क्यूब मरा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो 1/2 tan, ये अल्फा है माफ करना, tan थीटा। तो यहाँ से हम डायरेक्शन निकाल, थीटा रहेगा तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तो थीटा प्लस अल्फा निकाल के बता सकते हो यहाँ से कितने डिग्री पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कंपैरिजन में, इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। इसको पॉज करके अच्छे से नोट करो। अच्छा एक चीज याद रखना, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के लिए आया था कितना आया था, माइनस के पी बाय आर क्यूब, यही था ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्सिस के लिए कितना आया था 2 के पी बाय आर क्यूब। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दुगना है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सिस
इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर। तो ये सब कंपैरिजन आ सकता है, लिख सकते हो, ठीक है। एट अ सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये नहीं कि परपेंडिकुलर के लिए डिस्टेंस कुछ और, एक्सिस के लिए डिस्टेंस कुछ और, वो नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पॉज करके इसको नोट करता हूं, मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलो जी, पानी तो नहीं मिला, लेकिन हाँ आपके लिए क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन ना लिखना जरूरी था, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ सवाल है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग द डाइपोल मोमेंट P, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन O सच दैट इज इक्वेटर इज y एक्सिस। पहले इतना क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हैं, पहले इतने क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। एक मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक, उसको ओरिजिन पे प्लेस किया गया है। किस पे प्लेस किया गया है, ओरिजिन पे, ठीक। तो ये इसका ओरिजिन होगा, मैं मान लेता हूँ ये ओरिजिन O है, ठीक। प्लेस एट ओरिजिन सच दैट इट्स इक्वेटर इज y एक्सिस, जो इसका इक्वेटर वाला पॉइंट होगा किसका होगा, y एक्सिस पे होगा। ये मान लेता हूँ थोड़ा y एक्सिस है मेरा, तो ये x एक्सिस होगा, ये मेरा P है। इसका जो इक्वेटर वाला पॉइंट होगा 90 डिग्री वाला होगा, y एक्सिस पे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका ये वाला एक्सिस वाला पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा बना दिया, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको ना। ये मेरा डाइपोल मोमेंट है, और ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक। यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट प्लेस किया गया है, इसका इक्वेटर क्या है, यहाँ पर है। इसने बोला है कि इसका इक्वेटर यहाँ पे, तभी मैंने इस डाइपोल मोमेंट को ऐसे बनाया। वरना ओरिजिन पे कैसे भी हो सकता था ना, ओरिजिन पे ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, कैसे भी हो सकता था, लेकिन इसने बोला है कि इसका जो इक्वेटर है y एक्सिस है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का इक्वेटर y एक्सिस पे कब होगा, जब ये ऐसे प्लेस होगा इसके एक्सिस, तभी तो ये y एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देगा हमने, यहाँ से ये पता लगा। एट अ पॉइंट P लोकेट एट थीटा डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, एक पॉइंट P है ओरिजिन से थीटा डिग्री पे, ओरिजिन से थीटा डिग्री पे एक पॉइंट P है, ठीक है। ओरिजिन से थीटा डिग्री पे एक पॉइंट P है, ठीक। डिस्टेंस r, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, r फ्रॉम द ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस, उस जगह पे r फ्रॉम द ओरिजिन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, वो कितना है, किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। मतलब जो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, y एक्सिस के अलोंग है, तो कुछ ऐसा बन के आएगा। अच्छा, एक चीज याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता है, कभी भी हमें एक्सिस वाला या परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया। जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। जब तक वो बोले ना, अगर वो बोले कुछ और गिवन है तो वो बात की बात है, लेकिन जब तक ना बोले, उसने बोला है क्या बोला है, एट ए पॉइंट लोकेटेड एट ए थीटा डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस, जो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उसने कुछ बोला नहीं है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग y एक्सिस होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, हमें क्या बताना है, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट P, मतलब मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू बतानी है। पॉइंट P का एंगुलर पोजीशन, मतलब यहाँ से एंगुलर पोजीशन यही होगा ना कि इसका पोजीशन क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P, तो यहाँ से थीटा डिग्री पे है, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, एंगुलर पोजीशन का मतलब, ठीक है। तो हमें ये थीटा की वैल्यू बतानी है। और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट P, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चलो वो तो बाद में देखते हैं, पहले इसका हम एंगुलर पोजीशन निकालते हैं। कैसे निकलेगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, ये डाइपोल है, तो इसका एक इधर कंपोनेंट टूटेगा, थीटा है ये नेट डाइपोल, ये जनरल वाला केस है, तो इसका एक इधर कंपोनेंट टूटेगा मेरा P cos थीटा, ये P वाला, P पॉइंट वाला है, ये P डाइपोल वाला है, ठीक है। P cos थीटा, हमें इसकी तो जरूरत नहीं है, एक इधर कंपोनेंट टूटेगा P sin थीटा, ठीक है, ये टूटेगा। तो इसके लिए ये पॉइंट कैसा है, इसके लिए पॉइंट किसका है, इसके एक्सिस पे है। इसके लिए इस डाइपोल के लिए जो मैं डाइपोल इसका कंपोनेंट टूट के आया, इसकी डाइपोल बना, यहाँ पे ये डाइपोल तो हट गया, अब यहाँ पे क्या बना, एक डाइपोल बना। तो इस डाइपोल के लिए पॉइंट कहाँ पे है, एक्सिस पे है। तो एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनती है, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो समथिंग हियर कुछ बन के आएगा, ठीक। ये क्या आएगा मेरा एक्सिस वाला, ठीक है, ऐसा बन के आएगा मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए, ठीक। किसके लिए, P cos थीटा के लिए। ये इसके लिए 90 डिग्री पे है, तो यहाँ से मान लेता हूँ अल्फा डिग्री पे, अल्फा डिग्री पे होता था ना जी, ये अल्फा डिग्री पे होता था ना, यहाँ से जो हमारा एक्सिस वाला, याद है पिछले वीडियो, पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था, ये वाला मेरा एक्सिस का होता था, ये मेरा परपेंडिकुलर वाला होता था, यहाँ से E नेट आता था मेरा, तो यहाँ से वो अल्फा एंगल पे होता था। पीछे करके देख रहा है, ठीक है, वीडियो को पीछे करता, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा डिग्री पे होगा, ये किस पे होगा, अल्फा डिग्री पे। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूं
तो ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये पैरेलल, ये पॉइंट एक तिर्यक रेखा बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक लाइन जाती है, ठीक है, उसको बाइसेक्ट करती है, तो एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, दिख भी रहा है भाई, एक लाइन दोनों पैरेलल, यहाँ से एक ही लाइन जा रही है, तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब देखो ये क्या था, वाई एक्सिस में था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, वाई एक्सिस में था, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, अल्फा प्लस थीटा को ऐड करूंगा, तो 90 डिग्री आना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये क्या है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, वाई एक्सिस पे, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे, तो ये वाला तो एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल मतलब क्या है कि ये वाला एक्स एक्सिस, यहाँ से ये वाई एक्सिस पे, मतलब यहाँ से लेकर पूरा एंगल कितना 90 डिग्री है, तो अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 90। अच्छा, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो अभी हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, tan अल्फा इज इक्वल टू में 1/2 tan थीटा, डायरेक्शन निकालने का इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखा था इससे पहले वाले डेरिवेशन में। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखता हूं मैं, अल्फा हो सकता है मेरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें थीटा चाहिए ना, तो 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा मेरा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में 1/2 tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो नाउ cot थीटा इज इक्वल टू में 1/2 tan थीटा, इस 2 को इधर भेजो, cot को इधर ले जाओ, तो 2 इज इक्वल टू में tan थीटा डिवाइडेड बाय cot थीटा, और हमें पता है tan थीटा क्या होता है, cot थीटा का हाफ होता है, ठीक है। तो ये cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, यहाँ से इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 इज इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा, है ना, 2 इज इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी क्या cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा रेसिप्रोकल होता है ना, तो cot थीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं, इतना तो पता होगा। तो यहाँ पर tan थीटा क्या आ जाएगा मेरा, tan थीटा आ जाएगा मेरा अंडर द रूट, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, tan इनवर्स रूट 2। पूछा था हमसे इसका लोकेशन बताओ, मतलब थीटा की वैल्यू बताओ, इसने पी का पॉइंट पी का लोकेशन पूछा था, मतलब यहाँ से इसने थीटा की वैल्यू पूछी थी, ना कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा था, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछता तो अल्फा की वैल्यू भी निकालनी पड़ती हमें, तो कुछ और वो फॉर्मूला हमें थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन देता, तो वहां से हम थीटा प्लस अल्फा करके निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसका लोकेशन बता दिया। अगला क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट ई, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दोबारा से कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अभी हमने पढ़ा था भाई, सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने, क्या था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ई नेट के पी बाय आर क्यूब अंडर द रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो पढ़ा था। हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, अरे भैया tan थीटा आ गया तो cos थीटा निकालना कितना मुश्किल काम है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कुछ नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं एंगल बनाऊं, ये मेरा थीटा एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या है, √2 बेस कितना है, 1 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं पाइथागोरस रूल से, ABC, तो इसी की वैल्यू क्या होगी, √3 आएगी, करके देख लेना कितना आएगा, पाइथागोरस रूल लगाओगे तो यहाँ से हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, देख के लग नहीं रहा लेकिन ये है, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। यहाँ से cos थीटा कितना आएगा मेरा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 1/√3, कितना आएगा 1/√3, पुट करो इसके अंदर बस, के नेट कितना हो जाएगा मेरा, के पी बाय आर क्यूब अंडर द रूट 1 प्लस 3, और cos की वैल्यू कितनी है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर 3 होगा, 3 से 3 कट गया 2 आ जाएगा, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, के पी बाय आर क्यूब, ये कट गया 1/2 √2, तो कितना आ जाएगा मेरा ई नेट की वैल्यू, √2 के पी बाय क्यूब, ये आ गया मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताया हमने, क्यों, क्योंकि उसके लिए मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए थीटा की वैल्यू चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ऐसे निकाल सकते हो थीटा प्लस अल्फा, थीटा की वैल्यू निकल सकती है ना, अभी निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू कहाँ निकाली है, यहाँ निकाली है, तो प्लस अल्फा कर दो, तो ठीक है। तो वो पूछा नहीं हमें, पूछा तो कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन गिवन देता। तो इस तरह से वीडियो खत्म होता है। हमने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स देखे इसमें, खास करके ये वाला न्यूमेरिकल, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा था, और इसके जो तीनों डेरिवेशन है ना, एक लास्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है, कुछ होगी क्योंकि बहुत कम बार आया है, तो इस बार चांसेस है कि वो आ जाए, और 2 तो भाई हमेशा आता रहता है, उसको तो करना ही करना है, ठीक। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक कंसेप्ट खत्म होता है। इसके ऊपर एक अगला वीडियो होगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, उसमें तो और मजेदार, उसमें और मजा आता है, टॉर्क देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इन सब चीज़ों करो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।